जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग दिल्ली के बारे में विस्तार से समझेंगे। देखिए, इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत को स्टार्ट किया था, तो दिल्ली सल्तनत को समझने से पहले आप दिल्ली के बारे में बेहतरीन तरीके से अगर समझ पाएंगे तो दिल्ली सल्तनत में एक अलग ही स्तर का इंटरेस्ट बनेगा। तो चलिए समझते हैं कि दिल्ली के बारे में, दिल्ली की स्थापना कैसे होती है, कैसे कैसे दिल्ली परिवर्तित होती है। जो आज वर्तमान में हम लोग भारत की राजधानी दिल्ली देखते हैं, ये किस रूप से और कितने हाथों से होकर के गुजरी है। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। इससे पहले कुछ ज़रूरी सूचना दोस्तों, अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सअप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सअप के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। अगर अभी तक आपने प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया है तो आप इसे ज़रूर इंस्टॉल कीजिएगा, क्योंकि एप्लीकेशन के माध्यम से अगर आप किसी भी कोर्स को परचेस करते हैं और वहाँ पर कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, तो आपको अप टू 50% तक डिस्काउंट देखने के लिए मिलेगा। ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए, तो जल्द से जल्द आप ऑफर का लाभ लीजिए। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे क्लास की ओर। देखिए, यहाँ पर दिया दिल्ली का संस्थापक। जो दिल्ली के संस्थापक होते हैं, दिल्ली की स्थापना करते, ये अनंगपाल तोमर जी के द्वारा किया जाता है। तो दिल्ली के संस्थापक कौन है? अनंगपाल तोमर। इनका मूल नाम था वेलान देव, ये नाम भी याद रखने। दिल्ली के अन्य नाम इंद्रप्रस्थ, आपने महाभारत में जरूर इंद्रप्रस्थ का नाम सुना होगा। योगिनीपुर, ये भी दिल्ली का नाम है। कुव्वतुल इस्लाम, कुव्वतुल इस्लाम का मतलब है इस्लाम का प्रमुख केंद्र। दिल्ली को बगदाद द्वितीय की भी संज्ञा दी जाती है ना। तोमर वंश के शासक ढिल्ली, अब देखिए ढिल्ली नाम है, ढिल्ली के नाम पर इसका नाम दिल्ली पड़ता है। तो दिल्ली के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? इसकी स्थापना अनंगपाल तोमर ने किया था। इसके अन्य नाम कौन कौन से? इंद्रप्रस्थ, योगिनीपुर, कुव्वतुल इस्लाम, बगदाद द्वितीय और ढिल्ली के नाम पे इसका नाम दिल्ली रखा जाता है। आगे दिए अनंगपाल द्वितीय ने लालकोट दुर्ग तथा अनंगताल नामक दिल्ली के प्राचीनतम जल निकाय के कार्यों का श्रेय दिया जाता है। मतलब देखिए, लालकोट दुर्ग इसकी स्थापना और अनंगताल इसकी स्थापना, ये दोनों दिल्ली में इसकी स्थापना का श्रेय अनंगपाल द्वितीय को दिया जाता है। राजस्थान के बिजौलिया अभिलेख, बिजौलिया अभिलेख कहाँ से? राजस्थान के। 12वीं सदी में चौहान शासक विग्रहराज द्वारा ढिल्ली का जीतने की चर्चा मिलती है। मतलब विग्रहराज ये राजस्थान के शासक होते, चौहान वंश मूल रूप से राजस्थान में, अजमेर में है ना। तो इनके द्वारा दिल्ली को जीतने का चर्चा किया जाता है। 13वीं सदी में के पालम बाओली अभिलेख है ना, 13वीं सदी में मिला था पालम बाओली अभिलेख है ना। इसमें दिल्ली को किसी उधारा नाम के व्यक्ति द्वारा निर्मित बतलाया गया है। अभिलेख में तोमर एवं चौहान शासकों के बाद मोहम्मद गोरी से बलबन तक के सुल्तानों की सूची शक कहकर दी गई है। मतलब पालम बाओली अभिलेख, इसमें क्या बताया गया कि दिल्ली को किसी उधारा नाम के व्यक्ति ने बसाया है। और इसमें यह बताया गया कि तोमर एवं चौहान है ना, इन शासकों के बाद जो मोहम्मद गोरी से बलबन तक के जो शासक हैं, इनको शक कह करके बुलाया गया है। आगे दिया है सरबन अभिलेख। सरबन अभिलेख जो कि 14वीं सदी में मिला है ना, में दिल्ली के इतिहास के साथ दिल्ली के सुल्तानों को तुरुस्क का मतलब तुर्क कहकर संबोधित किया गया। तो सरबन अभिलेख में क्या कहा गया है कि दिल्ली के जितने भी सुल्तान हैं ये सब तुर्क थे। 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात दिल्ली पर तुर्कों का अधिकार हुआ। देखिए, तराइन का द्वितीय युद्ध होता है मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। चौहान यहाँ पे परास्त हो जाते हैं और मोहम्मद गोरी की विजय होती है। और यहीं के बाद से तुर्कों का अधिकार कहाँ पर हो गया? दिल्ली पर हो जाता है। 1193 ईस्वी में दिल्ली भारत में गोरी के राज्य में की राजधानी बन गई है ना। मतलब भारत में जितना गोरी का राज था, मोहम्मद गोरी का राज था, उसकी राजधानी कौन है? दिल्ली है। मोहम्मद हबीब के अनुसार दिल्ली सल्तनत ने 1192 में तराइन के युद्ध में जन्म लिया था। देखिए, दिल्ली सल्तनत, देखिए ये बताया जा रहा है कि जो दिल्ली सल्तनत है ये कब पैदा होता है? 1192 में जो तराइन का युद्ध है, यहाँ से इसकी शुरुआत होती है। और 1526 में पानीपत के युद्ध के रणभूमि, मतलब पानीपत की रणभूमि में के कुछ मील दूर जाकर अपनी अंतिम सांस लेती है। मतलब जो दिल्ली सल्तनत है, जो दिल्ली सल्तनत है ना, ये कहाँ से शुरुआत होती है?
इसकी शुरुआत होती है तराइन के द्वितीय युद्ध से और ये चलती है पानीपत के युद्ध तक। पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी परास्त होता है। इसके बाद क्या होता है, जब लोदी परास्त होता है तो लोदी के परास्त होने के बाद मुगल वंश की स्थापना होती है ना। आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पर दिया कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किला ए राय पिथौरा मतलब पृथ्वीराज चौहान का दुर्ग के चारों ओर निर्मित भवन महरौली दिल्ली के 7 नगरों में पहला नगर था, है ना। देखिए दिल्ली में कुल 7 नगरों का जिक्र देखने के लिए मिलता है, तो इसमें जो पहला नगर है ये कौन है, महरौली। याद रखने महरौली ये बसाया किसके द्वारा है, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। और कहाँ बसाया गया, किला ए राय पिथौरा। किला ए राय पिथौरा क्या है, पृथ्वीराज चौहान का जो दुर्ग है इसके चारों ओर निर्मित भवन है, यही पहला शहर बना। इल्तुतमिश के शासनकाल में दिल्ली को हजरत दिल्ली मतलब प्रतिभाशाली दिल्ली के रूप में जाना जाने लगा। इल्तुतमिश जिसे कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक जाना जाता है, इसी के समय में दिल्ली को हजरत दिल्ली के नाम से जाना जाने लगा। इसामी के अनुसार अरब, खुरासान, चीन, बुधारा एवं अन्य स्थानों से प्रसिद्ध व्यक्तियों ने मधुमक्खियों की भांति पंक्ति बनाकर दिल्ली में निवास किए, जैसे पतंगे झुंड के झुंड दीपक को घेर लेते हैं। देखिए ये इसामी क्या बता रहे हैं कि जो भी अलग अलग जैसे अरब हो गया, खुरासान हो गया, चीन, बुखारा, है ना, अन्य स्थानों से जो भी प्रसिद्ध व्यक्ति थे सब दिल्ली में निवास करते हैं। जैसे कि एक दीपक जलता है, दीपक के चारों ओर कीट पतंग फैले रहते हैं, वहाँ पे लगे रहते हैं उसकी रोशनी पर, वैसे ही दिल्ली के चारों ओर झुंड बनाकर सब आते हैं। अब बताया जा रहा है कि सर्वप्रथम बलबन द्वारा दिल्ली के चारों कोनों पर मतलब जो दिल्ली के 4 कोने होते हैं यहाँ पर भोजपुर, पटियाली, कंपिल एवं जलाली में 4 किलो का निर्माण कराया जाता है। तो बलबन ने क्या किया, दिल्ली के चारों कोनों पर 4 किलो का निर्माण कराता है। एक भोजपुर है, दूसरा पटियाली में, तीसरा कंपिल में और चौथा जलाली में। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 1303 ईस्वी में निर्मित सीरी मतलब जो सीरी शहर है ये बसाया गया अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। इसे द्वितीय दिल्ली के रूप में जाना जाने लगा। उसने यहाँ वृत्ताकार अलाई किला एवं कुस्के सीरी मतलब कुस्के सीरी का भी निर्माण करवाया, जिसमें 7 द्वार थे। बर्नी ने सीरी को शहर ए नौनगर कहा था। देखिए सीरी किसने बसाया, अलाउद्दीन खिलजी ने। इसे द्वितीय दिल्ली के नाम से जाना जाने लगा और यहीं पर अलाई किला है ना, कुस्के सीरी, ये सब चीजें स्थित है। आगे यहाँ पर दिया सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली के चारों ओर एक रक्षात्मक चहारदीवारी का निर्माण करवाया। तो दिल्ली को सुरक्षा देने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि इसके चारों तरफ रक्षात्मक चहारदीवारी का निर्माण करवाया। गयासुद्दीन तुगलक ने यहाँ तुगलकाबाद है ना शहर बसाया, यह दिल्ली का तीसरा नगर था। तो देखिए आपने पीछे भी देखा पहला नगर था, फिर दूसरा, अब यहाँ पे तुगलकाबाद बसाया गया जो कि दिल्ली का तीसरा नगर था। मोहम्मद बिन तुगलक ने जहांपनाह नगर बसाया जो दिल्ली का चौथा नगर था। जहांपनाह नगर राय पिथौरा और सीरी के मध्य में स्थित। देखिए राय पिथौरा और सीरी, इसके बीच में कौन सा नगर है, यहाँ पर है जहांपनाह नगर, और बसाया किसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक ने क्या बसाया, तुगलकाबाद। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए फिरोज तुगलक ने यमुना नदी के किनारे फिरोजाबाद नगर बसाया जो कि दिल्ली का 5वां नगर बना, और फिरोजाबाद ही आज का फिरोज शाह कोटला है। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो फिरोजाबाद है आज का फिरोज शाह कोटला है। सैयद वंश के शासक मुबारक शाह ने 1434 ईस्वी में यमुना नदी के किनारे मुबारकाबाद नामक शहर का निर्माण करवाया था। जब शेर शाह सूरी ने दिल्ली पर अधिकार किया तो यहाँ शेरगढ़ मतलब शेरगढ़ या फिर दिल्ली शेरगाह शाही नामक नगर बसाया। यह दिल्ली का 6ठा नगर था। तो 7 नगर में 6वां नगर कौन था, शेरगढ़ था, जिसे कि दिल्ली शेरशाही के नाम से भी जाना जाता है। अब आगे दोस्तों और बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए क्या बिंदु दिया, बाबर ने दिल्ली को अफगानों से छीनकर दिल्ली को मुगल शक्ति का केंद्र बनाया। देखिए अभी तक दिल्ली किसके हाथों में थी, अफगानों के हाथों में थी। अब बाबर क्या करते हैं, इनसे छीन लेता और मुगल सत्ता का केंद्र बनाते हैं। 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह नगर की स्थापना कराई। तो दीन पनाह नगर हुमायूं के द्वारा बसाया जाता है। मध्यकालीन भारत का प्रथम और एकमात्र हिंदू राजा हेमू था जिसने 1556 में दिल्ली के राज सिंहासन पर अधिकार किया, है ना। हेमू इकलौता ऐसा राजा होता है जो क्या करता है, दिल्ली के राज सिंहासन पर अधिकार करता है और ये हिंदू होता है। शाहजहां ने 1638 ईस्वी में यहाँ शाहजहानाबाद नगर की नींव रखी। 1648 में मुगलों की अंतिम राजधानी बनाई गई, है ना। देखिए ये जो शाहजहानाबाद है ये फिर मुगलों की अंतिम राजधानी 1648 में बनती है। आगे दिया लॉर्ड लेक ने 1 नवंबर 1803 ईस्वी को लसवाड़ी में सिंधिया की सेना को तहस नहस कर अलीगढ़, दिल्ली और आगरा पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित किया। देखिए लॉर्ड लेक इसने क्या किया, जो सिंधिया मतलब मराठों की सेना होती है इन्हें परास्त कर देते हैं, दिल्ली, अलीगढ़, आगरा इन क्षेत्रों पर अधिकार करते हैं। दिल्ली की इमारतों को ही केंद्र में रखकर सर सैयद अहमद खान ने आसारुस्नादीन की रचना की। देखिए आसारुस्नादीन है ना, इसकी रचना किसने की है, सर सैयद अहमद खान ने। दिल्ली के इमारतों को केंद्र में रखकर किया गया। 1911 ईस्वी में जॉर्ज पंचम के सम्मान में दिल्ली में तीसरा दिल्ली दरबार आयोजित किया जाता है। यहाँ पर कलकत्ता से नई दिल्ली राजधानी बनाने की घोषणा हुई थी जिसका क्रियान्वयन 1912 में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा किया जाता है। इस समय नई दिल्ली के स्थापित कार्य
सर एडविन ल्यूंटस थे, है ना। तो देखिए यहाँ पे जब जॉर्ज पंचम आते हैं 1911 में, तो यहाँ पर ये घोषणा की जाती है कि दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया जाएगा, और 1912 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा ऐसा कर भी दिया जाता है। 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक दिल्ली पर कुल 5 वर्षों ने 320 वर्षों तक शासन किया, जिसमें सर्वाधिक समय तक तुगलक वंश ने शासन किया था। इसकी कहानी हम लोगों ने कल भी देखा था। और सबसे कम खिलजी वंश के शासक शासन करते हैं। आगे दिया शासकों में बहलोल लोदी, है ना, 38 वर्ष तक सर्वाधिक समय तक शासन किया था। इसके बाद फिरोज तुगलक का कार्यकाल रहा, जिसने कुल 37 वर्षों तक शासन किया। देखिए दिल्ली सल्तनत में अगर वंश की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा तुगलक वंश शासन करता है, तुगलक, है ना। तुगलक के बाद अगर सबसे कम की बात करेंगे तो सबसे कम खिलजी वंश का शासन रहता है ना। इसके बाद अगर व्यक्तिगत तौर पर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो शासन किया बहलोल लोदी ने 38 वर्षों तक शासन किया है, और इसके बाद फिरोज तुगलक ने किया 37 वर्षों तक शासन किया है। 1236 से 1296 तक कुल 10 सुल्तानों ने शासन किया। 1236 से 1246 की अवधि में 5 सुल्तान बनाए गए थे। 36 से 1296 इतने में कुल 10 शासक आते हैं, और 1236 से 46 10 वर्ष के भीतर ये 5 सुल्तान बनाए गए थे। आगे यहाँ पर दिया देखिए नासिरुद्दीन खुसरो शाह, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक और सिकंदर लोदी, ये सुल्तान हिंदू माँ की संतान थी। देखिए नासिरुद्दीन खुसरो शाह, इसकी माँ हिंदू थी, है ना। गयासुद्दीन तुगलक, इसकी माँ हिंदू थी। फिरोज तुगलक, इसकी माँ हिंदू थी। और सिकंदर लोदी, इसकी भी माँ हिंदू थी, है ना। आगे दिया सल्तनत में सबसे बड़ा साम्राज्य मोहम्मद बिन तुगलक का था। उसका साम्राज्य कुल 23 प्रांतों में विभाजित हुआ था। मतलब दिल्ली सल्तनत में सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था, तो मोहम्मद बिन तुगलक का था। कुल 23 प्रांत में बटा हुआ था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम तुर्की सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद था, जो कि तुगलक वंश का भी अंतिम सुल्तान था। नासिरुद्दीन महमूद ये अंतिम तुर्क शासक था, और साथ ही साथ ये तुगलक वंश का भी अंतिम शासक था। आगे दिया यहाँ पे दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी था, जो लोदी वंश का भी अंतिम सुल्तान था। इसके बारे में तो अभी हम लोगों ने स्टार्ट में ही समझा कि इब्राहिम, देखिए पानीपत के युद्ध में क्या होता है कि ये इब्राहिम लोदी परास्त हो जाता है बाबर से, और इसके परास्त होने के साथ ही क्या होता है दिल्ली सल्तनत, लोदी वंश, इन सब की समाप्ति हो जाती है, और स्थापना हो जाता है एक नए वंश की, मुगल वंश की। आगे यहाँ पर दिया मोहम्मद हबीब के अनुसार मध्यकालीन भारत का बौद्धिक इतिहास शेख मोइनुद्दीन चिश्ती से तथा राजनीतिक इतिहास का प्रारंभ अलाउद्दीन खिलजी से होता है। देखिए हबीब का कहना क्या है, जो मोहम्मद हबीब है इसके अनुसार कि मध्यकालीन भारत का जो बौद्धिक इतिहास है ये शेख मोइनुद्दीन चिश्ती से, मतलब शेख मोइनुद्दीन चिश्ती से बौद्धिक इतिहास के बारे में पता चलता है, और राजनीतिक इतिहास के बारे में पता चलता है अलाउद्दीन खिलजी से। तो ये दिल्ली के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है जिसके बारे में हम लोगों ने समझा है। अब यहाँ पे शुरू होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक मतलब ये दिल्ली सल्तनत का संस्थापक इसको कहा जाएगा, वास्तविक नहीं लेकिन कहा जाएगा, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक है ये, है ना। इसके बाद दिल्ली सल्तनत के अतिरिक्त ये दास वंश, गुलाम वंश या फिर मामलूक वंश का संस्थापक है। तो अगली क्लास से हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक को पढ़ना शुरू करेंगे, और एक एक करके गुलाम वंश के सभी शासकों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। दोस्तों ये आज की क्लास रही। क्लास थोड़ी सी छोटी है ताकि आपको बोरिंग ना महसूस हो, पढ़ने में मजा आए, है ना। ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सअप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सअप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना ना भूलेगा दोस्तों। एप्लीकेशन के माध्यम से अगर आप किसी भी कोर्स को परचेस करते समय कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, ज्ञान सर में जितना भी लेटर लिखेंगे सब स्मॉल रहेगा और कोई भी स्पेस नहीं होगा, तो आपको अप टू 50% तक डिस्काउंट देखने के लिए मिलेगा। ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए दोस्तों, तो आप ऑफर का लाभ लीजिए जल्द से जल्द। चलिए एक चीज़ और आप ध्यान दीजिएगा, देखिए अभी हाल ही में स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम के द्वारा 2 कोर्सेज लॉन्च किए गए, एक RO ARO री एग्जाम के लिए, है ना, और दूसरा लॉन्च किया गया UP PCS प्री के लिए। इनके बारे में थोड़ा समझिएगा। जो RO ARO का कोर्स है ये मात्र 800 रुपये में आपको मिल जाएगा। इसमें आपको कंप्लीट GS और प्लस हिंदी देखने के लिए मिलेगा। इसकी वैलिडिटी है 6 महीने, आप 6 महीने तक पढ़ सकते हैं। कंप्लीट प्रिपरेशन आपका हो जाएगी। पूरा वीडियो कोर्स होगा, यहाँ से आपको पूरा वीडियो, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे जिन्हें आप देख करके चीज़ों को आसानी से क्लियर कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो UP PCS प्री का कोर्स है ये सिर्फ प्री के लिए होगा। इसकी फीस है मात्र 1600 रुपये, है ना। इसमें आपको GS और प्लस CSET दोनों देखने के लिए मिलेगा। इसकी वैलिडिटी है 2 महीने, क्योंकि आपका एग्जाम 2 महीने में हो जाएगा। आप अगर इन दोनों कोर्स को परचेस करते हैं ना, तो आप RO ARO और UP PCS प्री दोनों एग्जाम बड़ी आसानी से निकाल लेंगे, आपको कोई भी समस्या नहीं होने वाला है। तो चलिए दोस्तों अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।